दोस्तों, ऑपोजिशन पार्टीज ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी के खिलाफ जो है एक नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है उसके लिए नोटिस मूव किया है। अब क्या होता है ये नो कॉन्फिडेंस मोशन, कौन से आर्टिकल्स जुड़े हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, रूल्स ऑफ प्रोसीजर का कौन सा रूल जो है इसमें महत्वपूर्ण है, आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के हिसाब से आपको क्या क्या जानकारी जो है वो होनी चाहिए जिसके ऊपर यूपीएससी जो है सवाल पूछ सकता है। पॉलिटिक्स दोस्तों एक तरफ, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से प्रोविजन हैं जिनमें यूपीएससी का इंटरेस्ट हो सकता है, जो कि आपको मालूम होने चाहिए। नमस्कार, रुद्रनॉमिक्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो धन्यवाद, नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल रुद्रनॉमिक्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये अभी खबर आई 3-4 घंटे पहले कि लोकसभा स्पीकर जो है उन्होंने डायरेक्ट किया है सेक्रेटरी जनरल लोकसभा को कि एग्जामिन किया जाए नोटिस और अप्रोप्रिएट एक्शन उसके ऊपर लिया जाए। ये लोकसभा सेक्रेटरीट के सोर्सेज के हवाले से एएनआई ने इस प्रकार से ट्वीट किए। कहा गया कि ऑपोजिशन ने जो है वो एक नोटिस सबमिट किया है नो कॉन्फिडेंस मोशन का लोकसभा के स्पीकर के खिलाफ। ये सबमिट किसको किया गया है? लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल एज पर दी रूल्स। अब इसको एग्जामिन किया जाएगा और इसको उस हिसाब से प्रोसेस किया जाएगा। साथ ही साथ सोर्सेज ये कह रहे हैं कि जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है यानी कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी, उन्होंने इसको साइन नहीं किया है, ये कहते हुए कि एलओपी जो है उनका एक ऐसे मोशन को साइन करना अप्रोप्रिएट नहीं है। इंटरेस्टिंग बात है। चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से क्या जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है। तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों जो आपको जो बात पता होनी चाहिए कि संविधान की जब हम बात करते हैं तो संविधान का अनुच्छेद 94 का क्लॉज सी, आर्टिकल 94 क्लॉज सी जो है वो इस बारे में बात करता है कि यदि लोकसभा के स्पीकर को रिमूव करना है उसके उनके ऑफिस से, तो उसके लिए एक रेजोल्यूशन जो है हाउस ऑफ द पीपल के द्वारा पास किया जाएगा। हाउस ऑफ द पीपल दोस्तों कुछ नहीं है, लोकसभा को ही हम अंग्रेजी में हाउस ऑफ द पीपल के नाम से जानते हैं कि लोकसभा जो है, हाउस ऑफ द पीपल जो है वो एक रेजोल्यूशन पास करेगा बाय अ मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द हाउस। ठीक है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। ये क्या होता है बेसिकली, इसको हम बोलते हैं जिससे कहा जाता है इफेक्टिव मेजोरिटी। दोस्तों, आपने अपनी पॉलिटी की प्रिपरेशन में अलग अलग मेजोरिटीज पढ़ी होंगी, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, आर्टिकल 368 वाली मेजोरिटी। उसी प्रकार से एक ये इफेक्टिव मेजोरिटी होती है जो वाइस प्रेसिडेंट साहब के रिमूवल के लिए, लोकसभा के स्पीकर, लोकसभा के डिप्यूटी स्पीकर, इनके रिमूवल के लिए जो है इस्तेमाल की जाती है। इस बारे में बात करेंगे, बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। चलिए, ये तो हुआ संविधान का अनुच्छेद 94 क्लॉज सी, आर्टिकल 94 क्लॉज सी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा देखिए, जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कॉन्डक्ट ऑफ बिजनेस है लोकसभा का, ये इसका रूल 94 सी, 94 सी, जिसके बारे में उल्लेख किया गया, जो गोगोई साहब हैं जिन्होंने मूव किया है, ये भी जो है कांग्रेस की पार्टी के मेंबर है, असम से आते हैं, जिन्होंने मूव किया है ये नोटिस। तो एज पर रूल 94 सी ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कॉन्डक्ट ऑफ लोकसभा, ये क्या कहता है, लेज डाउन स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉर मूविंग सच ए रेजोल्यूशन, कि अगर आप ऐसा एक रेजोल्यूशन मूव करना चाहते हैं तो उसका क्या जो है प्रोसीजर रहेगा। ठीक है, अब देखिए एक बात आप लोगों के लिए बहुत यहाँ पे जरूरी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पे इसको आप लोगों को हाईलाइट करना चाहूंगा कि जब हम देखते हैं कि किसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के खिलाफ जो है, या किसी, जब सरकार के खिलाफ कोई जो है रेजोल्यूशन आता है नो कॉन्फिडेंस का, वो अलग होता है एज कंपेयर टू जो लोकसभा के स्पीकर के खिलाफ आया है। ये जो मोशन है इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम अ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो सरकार के खिलाफ आता है अंडर आर्टिकल 75। ठीक है, जो सरकार को ही रिमूव करने की बात करता है, जो कहता है कि सरकार जो है आज की डेट की सरकार से ही भरोसा जो है उठ गया है, लोकसभा जो है उसका सरकार में, उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो है भरोसा नहीं है। यहाँ जो ये मोशन है आर्टिकल 94 के तहत है, ये स्पीकर से रिलेटेड है। ये दोनों मोशंस में, दोनों ही दो कॉन्फिडेंस मोशंस जो हैं ये अलग अलग हैं, इनके बीच में अंतर होता है। ठीक है, जो यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं दिस इज अंडर 94 सी, आर्टिकल अंडर आर्टिकल 94 क्लॉज सी, जो स्पेसिफिकली टारगेट करता है स्पीकर साहब की पोजीशन को। स्पीकर कौन? जो अध्यक्ष होते हैं लोकसभा को, जो प्रिसाइड करते हैं। ठीक है, चलो फिर देखो नो कॉन्फिडेंस में, अब इसको अगर इनिशिएट करना है तो प्रोसीजर क्या होता है कि कोई भी लोकसभा का मेंबर, ध्यान रखिएगा इसमें, लोकसभा का मेंबर जो है कोई भी हो, वो इस मोशन को इनिशिएट कर सकता है। एक लिखित में नोटिस देना होता है ये बताते हुए कि क्या इंटेंशन है उसके पीछे, इस रेजोल्यूशन को मूव करने के पीछे, फॉर द स्पीकर रिमूवल, कि स्पीकर को रिमूव क्यों करना चाहते हैं आप, उसकी इंटेंशन जो है आप रिटर्न में देंगे।
इसके लिए आप इकलौते नहीं होने चाहिए, कम से कम जो है 50 लोकसभा के मेंबर, ये कौन से हैं, लोकसभा के ही मेंबर हैं, 50 लोकसभा के मेंबर्स का आपके पास सपोर्ट होना जरूरी है। यानी कि ये सपोर्ट कैसा है, वर्बल है क्या, नहीं, ये भी साइन। देखिए पहले क्या होता था, बहुत सारी चीजें वर्बल अलाउड होती थी, पर उसमें सही से पता नहीं लगता था कि क्या उतना सपोर्ट है नहीं है। तो ये सपोर्ट जो है कैसा होना चाहिए, मोशन के लिए साइंड होना चाहिए, इतने लोगों का हस्ताक्षर जो है उसका होना चाहिए, इतना सपोर्ट आपका नोटिस लेके आना चाहिए 50 का कम से कम, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, नोटिस पीरियड जो है दिया जाएगा कम से कम 14 दिनों का। जैसे अब मान लीजिए कि क्या हुआ है कि जो ये ऑपोजिशन पार्टीज ने नोटिस जो है दिया है, तो ये नोटिस जो है एग्जामिन किया जाएगा और जो है साथ के साथ देखा जाएगा कि क्या ये प्रॉपर है या नहीं है, उस उन रूल के बारे में भी बात करेंगे। और लोकसभा के स्पीकर के क्योंकि ये खिलाफ है, तो उनको जो है 14 दिन का कम से कम नोटिस दिया जाएगा कि आपके खिलाफ जो है एक मोशन इस प्रकार से जो है वो लेके आया गया है, जिसको एक्सेप्ट करने के लिए एक दिन चर्चा का रखा जाएगा, ठीक है। 14 दिन से पहले, 14 दिन के नोटिस से पहले नहीं कुछ भी किया जा सकता, उससे पहले डिस्कशन के लिए टेकअप नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो है लोकसभा के उसके हिसाब से है। सो अ मिनिमम ऑफ 14 डेज, 14 दिन का नोटिस जो है वो देना पड़ेगा बिफोर द रेजोल्यूशन कैन बी टेकन अप फॉर अ डिस्कशन, ठीक है। चलिए फिर देखिए इसके ऊपर, अगर मान लीजिए डिस्कशन के लिए अलाउ किया जाता है, ठीक है, 14 दिन के नोटिस के बाद, आफ्टर दिस 14 डे नोटिस, तो फिर क्या होगा कि अगर इसको एडमिट कर लिया गया, सारा कुछ जो है रूल्स के मुताबिक सही पाया गया कि मोशन जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन वो रूल्स के हिसाब से ठीक से ड्राफ्टेड है, उसमें जो रीजंस हैं वो प्रॉपरली मेंशन्ड हैं, ठीक है, तो अगर रेजोल्यूशन के ऊपर जो है वोटिंग कराई गई, तो फिर क्या होगा, इट विल रिक्वायर अ मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द हाउस टू बी पास्ड। मतलब जिसको हम कह रहे थे इफेक्टिव मेजोरिटी, की इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए होगी इस रेजोल्यूशन को पास करने के लिए। ये क्या होता है, इसके ऊपर भी आते हैं, फॉर्मूला भी बताता हूँ इसका, ठीक है। फिर देखिए अब इसमें स्पीकर साहब का रोल क्या रहेगा, जब ऐसा एक मोशन अगर मान लीजिए लोकसभा में आता है चर्चा के लिए और वोटिंग के लिए, तो जब ऐसा एक रेजोल्यूशन जो है वो आएगा, वो कंसिडरेशन में होगा, तो स्पीकर उस समय लोकसभा की सिटिंग के ऊपर प्रिसाइड नहीं कर सकते। यानी लोकसभा जो है उस वक्त स्पीकर साहब प्रिसाइड नहीं करेंगे, इनकी जगह पे या तो डेप्यूटी स्पीकर जो होंगे वो प्रिसाइड करेंगे, या फिर एक पैनल ऑफ चेयर पर्सन होता है, उसमें से कोई व्यक्ति जो है प्रिसाइड करेगा लोकसभा की प्रोसीडिंग्स के ऊपर, ठीक है। स्पीकर साहब खुद जो है वो उस वक्त प्रिसाइड नहीं कर सकते, ये अनुमति उनको नहीं है। दूसरा देखिए कौन प्रिसाइड करेगा, बता दिया मैंने आपको कि या तो डेप्यूटी स्पीकर प्रिसाइड करेंगे या फिर कोई और मेंबर फ्रॉम द पैनल ऑफ चेयर पर्सन जो है वो प्रिसाइड करेंगे, ठीक है। फिर देखिए अगली बात कि अब इसमें स्पीकर जो है जिनके खिलाफ मोशन आया है उनको क्या अधिकार होंगे, उनको बोलने का अधिकार होगा, अपने आप को डिफेंड करने का, राइट टू स्पीक एंड पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग, जब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है उसके ऊपर बात बहस हो रही है। दूसरा, इनको वोट करने का भी अधिकार है, और वो भी इन द फर्स्ट इंस्टेंस, ठीक है, इन द फर्स्ट इंस्टेंस। अनलाइक जब ये प्रिसाइड कर रहे होते हैं तब ये सिर्फ तभी वोट कर पाते हैं जब एक कोई टाई हो जाए, यानी बराबरी हो जाए, इक्वालिटी ऑफ वोट्स हो जाए। सिर्फ अगर ये प्रिसाइड कर रहे होते हैं तो ये वोट सिर्फ तभी कर सकते हैं जब इक्वालिटी ऑफ वोट्स हो जाए। यहाँ पे उल्टा है कि अगर मान लीजिए लोकसभा, जैसे ओम बिरला साहब के खिलाफ जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है, तो अगर ये एडमिट होता है और इसके ऊपर वोटिंग होती है तो ये फर्स्ट इंस्टेंस में वोट इसके ऊपर कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए इन्होंने फर्स्ट इंस्टेंस में वोट किया और लास्ट में जाके जो है वो वोट्स इस प्रकार से हो गए कि वो 50-50 हो गए, यानी कि एक टाई हो गया, फिर उस केस में ये वोट नहीं कर सकते, वहां पे इनको वोट करना, एक कास्टिंग वोट करना अलाउड नहीं है, ठीक है, जो अदरवाइज अलाउड होता है जब ये प्रिसाइड कर रहे होते हैं नॉर्मल प्रोसीडिंग्स में। चलिए अब देखिए ये सारा कुछ जो है इसमें बहुत महत्वपूर्ण एक बात निकल के आती है कि जो रूल्स हैं वो हैं रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा, के लोकसभा में किस प्रकार से काम जो है वो किया जाएगा। ये लेटेस्ट 17वां एडिशन है दोस्तों, जो 2024 में ही लेके आया गया था अपडेट करके। इसमें देखते हैं कि 94 जो रूल है वो किस प्रकार से डिटेल में बात करता है। तो देखिए ये चैप्टर 18 है इसके अंदर, जहां से हम इनको रेफर कर रहे हैं, रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ स्पीकर और द डेप्यूटी स्पीकर फ्रॉम ऑफिस, यानी कि स्पीकर बाय डिफॉल्ट हम कहते हैं लोकसभा, है ना, राज्यसभा के तो हम चेयरमैन या डेप्यूटी चेयरमैन कहते हैं। तो देखिए ये पहला है नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल,
ये क्या है, अभी नोटिस है रेजोल्यूशन का फॉर रिमूवल ऑफ स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर। तो ये कहता है कि अगर कोई मेंबर ये चाहता है, विशेस टू गिव अ नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन अंडर क्लॉज सी ऑफ आर्टिकल 94 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के अनुच्छेद 94 के अनुसार, तो वो क्या कर सकते हैं, शेल डू सो इन राइटिंग टू द सेक्रेटरी जनरल, ठीक है, एंड शेल फर्निश द फुल टेक्स्ट ऑफ रेजोल्यूशन। कि उस पूरे रेजोल्यूशन का टेक्स्ट जो है वो किसको सबमिट करेंगे, वो सेक्रेटरी जनरल साहब को सबमिट करेंगे। सेक्रेटरी जनरल किसके, लोकसभा के। दोस्तों लोकसभा में एक ना सेक्रेटरी, लोकसभा सेक्रेटरीट होता है जिसके अंदर ये लोकसभा सेक्रेटरी जनरल एक पद होता है, ठीक है, जो एक कंटिन्यूइंग पोजीशन है। इसको जो है इनको सबमिट किया गया है। तो अभी आज वाला मोशन भी जो सबमिट हुआ है ऑपोजिशन के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, वो इन्हीं को सबमिट किया गया। चलिए फिर देखिए, ये तो है ये 201। अब 202 क्या कहता है कि अगर ऐसा एक कोई मोशन सॉरी नोटिस जो है वो मिलता है, ठीक है, ऑन रिसीट ऑफ सच नोटिस of such motion for the leave to move the resolution shall be entered in the list of business, ठीक है, कि ये जो लोकसभा लिस्ट ऑफ बिजनेस का मतलब होता है कि उस दिन क्या क्या जो है, कौन कौन से मैटर्स जो हैं वो लिए जाएंगे, तो वो उसमें डाला जाएगा। किसके नाम में, उस मेंबर के नाम में जिसने मूव किया है, ऑन अ डे फिक्स्ड बाय द स्पीकर, ठीक है। लेकिन देखिए ये आ गया यहाँ पे वो 14 दिन वाला कंडीशन, जो अभी हम ऊपर बात कर रहे थे ना कि इसके अंदर एक कंडीशन जो है वो है 14 डेज वाली। तो वो 14 डेज वाली कंडीशन देखो ये इस रूल में मेंशन्ड है। क्या कहता है कि प्रोवाइडेड कि जो दिन फिक्स किया जा रहा है शैल बी एनी डे आफ्टर 14 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ नोटिस ऑफ द रेजोल्यूशन, कि जिस दिन सेक्रेटरी जनरल साहब को नोटिस दिया गया किसी भी मेंबर के द्वारा, जहां कम से कम 50 मेंबर्स ने उसको सपोर्ट किया था, साइन करके उस दिन से 14 दिन काउंट करने के किसी दिन भी बाद जो है आप इसको टेकअप करने के लिए फिक्स कर सकते हैं, लिस्ट ऑफ बिजनेस में डाल सकते हैं। ये कहते हैं ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर लोकसभा के। फिर देखिए अगला जो रूल है इसमें जो रेलेवेंट है वो है 200 ए एंट्री जो है चैप्टर 18 की, 10, 15, 16, 18, हाँ चैप्टर 18 की। क्या कहती है कि इन ऑर्डर दैट सच ए रेजोल्यूशन में बी एडमिसिबल, कि भाई इसको एडमिट किया जाए या रिजेक्ट कर दिया जाए, कुछ कंडीशंस जो हैं वो सेटिस्फाई करनी जरूरी है। फॉलोइंग कंडीशंस शैल नीड टू बी सेटिस्फाइड। क्या, पहली बात तो जो ये आप लेके आए हो नो कॉन्फिडेंस मोशन, जो रेजोल्यूशन आप लेके आए हो, शुड बी स्पेसिफिक विद रिस्पेक्ट टू द चार्जेस, कि जो आपने चार्जेस लगाए हैं स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ, इस केस में स्पीकर ओम बिरला साहब के खिलाफ, इट शैल बी क्लियरली एंड प्रिसाइसली एक्सप्रेस्ड। साथ में इट शेल नॉट कंटेन आर्ग्यूमेंट्स, इन्फरेंसेस या आयरॉनिकल एक्सप्रेशंस या इम्प्यूटेशंस या डेफेमेटरी स्टेटमेंट्स, ठीक है, कि ऐसे आपने कोई आर्ग्यूमेंट्स अपने उसके अंदर कोई ऐसे आर्ग्यूमेंट्स को स्पेसिफिकली लोकसभा के अंदर, या कोई इन्फरेंसेस थे अपनी तरफ से, जो है कोई चीज जो आप खुद उसमें से निकाल रहे हैं, जो खुद आप ड्रॉ कर रहे हैं उसमें से, ड्रॉ का मतलब है कि खुद आपने जो है उसको समझ के ये आर्ग्यूमेंट से ये निष्कर्ष निकाल लिया, वो सब जो है उसमें नहीं हो सकता। वो क्लियरली स्पेसिफिकली बात करेगा चार्जेस के संदर्भ में, ठीक है। फिर इसके साथ साथ सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 96, कि अब ये रेफरेंस, ये रूल्स देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में अनुच्छेद 96 की, आर्टिकल 96 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं कि स्पीकर या डिप्टी स्पीकर जिसको भी रेफरेंस में है, शैल प्रिसाइड व्हेन द मोशन इज टेकन अप फॉर consideration, कि subject to the provisions the speaker or deputy speaker or any other person as referred to in clause 2 of article 95 shall preside when a motion is taken up for consideration। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हमने देख लिया कि अगर स्पीकर साहब के खिलाफ जो है वो मोशन मूव किया जाएगा तो वो नहीं अध्यक्षता करेंगे, डिप्टी स्पीकर अध्यक्षता करेंगे। तो देखिए जो ये आर्टिकल 95 की बात की गई है भारत के संविधान में, जिसका उल्लेख है आर्टिकल 95 क्लॉज 2, कि ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर फ्रॉम एनी सिटिंग, है ना, तो डेप्यूटी स्पीकर या कोई और व्यक्ति जो है एज डिटरमाइंड बाय द रूल्स ऑफ द हाउस शैल बी द एक्टिंग स्पीकर, कि वो जो है शैल एक्ट एज द स्पीकर, यानी कि उस परिस्थिति में वो जो है लोकसभा की प्रोसीडिंग्स के ऊपर प्रिसाइड करेंगे, वो चलाएंगे, ठीक है। अब वापस आते हैं इस पे, तो अब इसकी देखो दोस्तों सिग्निफिकेंस क्या है बिफोर गोइंग टू मेजोरिटी। सिग्निफिकेंस ये है कि पावरफुल टूल है ऑपोजिशन के हाथों में डिसकंटेंटमेंट अपनी
स्पीकर के खिलाफ एक्सप्रेस करने के लिए। अंडरस्कोर करता है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी के लोकसभा के जो स्पीकर है उनकी अकाउंटेबिलिटी ऑपोजिशन जो है वो फिक्स करना चाह रहा है इसको यूज करके। और ये हाईलाइट करता है जो स्पीकर है उनकी बहुत क्रिटिकल, बहुत अहम रोल को हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, पार्लियामेंट को रन करने में, कि पार्लियामेंट की इम्पार्शियलिटी और उसका जो डेकोरम है कि सही प्रकार से हाउस जो है वो फंक्शन करे, ये मेंटेन करना स्पीकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। चलिए अब आते हैं आखिरी हमारे पहलू पे आज के इस वीडियो में, इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है। देखिए दोस्तों, स्पीकर को रिमूव करने के लिए, वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए, डिप्टी स्पीकर, इन सबको रिमूव करने के लिए जो मेजोरिटी चाहिए जिससे वो रेजोल्यूशन पास करना आवश्यक होता है, उसे हम कहते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब है मोर देन 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। फिर आप पूछेंगे कि सर इफेक्टिव स्ट्रेंथ जो है वो क्या होता है। इफेक्टिव स्ट्रेंथ का मतलब हुआ कि ऐसी मेजोरिटी जब हम टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स में से माइनस कर दें वेकेंट सीट्स कितनी है। मतलब जो टोटल स्ट्रेंथ है किसकी, लोकसभा की, उसमें से आपने माइनस कर दी वैकेंसीज। वैकेंसीज का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि मान लो किसी मेंबर ने रिजाइन कर दिया तो उनकी सीट वेकेंट हो गई, या मान लो किसी मेंबर की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई, या किसी मेंबर को मान लो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया उनकी सीट से, है ना। जो जैसे आप एंटी डिफेक्शन देखते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत कि उनको जो है उनकी सीट जो है उनको निरस्त कर दी गई उनकी सीट, तो वो क्या हो गया, हम बोलते हैं कि वो सीट जो है अब क्या है, वेकेंट है। तो टोटल मेंबरशिप में से वेकेंट सीट्स को माइनस करके डिवाइड बाय 2 + 1 ऐसे निकलती है इफेक्टिव मेजोरिटी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आज की डेट में लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में टोटल स्ट्रेंथ जो है वो है 543। ठीक है, 545 में से वो दो जो आपकी एंग्लो इंडियंस की सीट्स हैं वो तो हटा दी गई थी, 104वां आई थिंक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, तो उसके बाद से 543। अब इसमें से मान लो वेकेंट जो सीट्स हैं वो हैं मान लो 10 हैं, ठीक है, तो ये कितना बच गया, 533। अब क्या होगा, इफेक्टिव मेजोरिटी निकालने के लिए 533/2 + 1 ये करके निकलेगा इफेक्टिव मेजोरिटी। इतने मेंबर्स अगर लोकसभा के अंदर वो इस रेजोल्यूशन को पास करते हैं तो जो है स्पीकर यहां पे माना जाएगा कि स्पीकर रिमूव हो गए हैं, नहीं तो जो है ये रेजोल्यूशन खारिज हो जाएगा, यानी कि आप ये समझ के चलिए कि ये रेजोल्यूशन जो है वो फेल हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये हो गया 266.5 + 1 267.5 मतलब 268, 268 मेंबर जो हैं वो अगर कम से कम पास करें तो हम मानेंगे कि इफेक्टिव मेजोरिटी अचीव हुई है। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई है, इफेक्टिव मेजोरिटी वाली जो हमने डिस्कस करी है। तो अब जो अभी मुद्दा उठा है वो है कि ऑपोजिशन पार्टीज ने सबमिट किया है ये नोटिस नो कॉन्फिडेंस मोशन का अगेंस्ट स्पीकर श्री ओम बिरला जी, आज की तारीख में 10 फरवरी। मोशन जो है कहा जा रहा है कि अप्रोक्सीमेटली 118 119 मेंबर्स जो हैं एमपी जो हैं ऑपोजिशन पार्टीज के, उन्होंने सपोर्ट किया है इसको, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने इसको साइन करके जो है अपना समर्थन दिखाया है, जिसका मतलब ये हुआ कि जो ये 50 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है रूल्स के मुताबिक, ये मेंबर ये 50 वाली कंडीशन जो है ये फुलफिल कर रहा है। ठीक है, ये फुलफिल कर रहा है। रीजन क्या दिए गए हैं एज पर सोर्सेज के, इंक्लूडिंग alleged bias by the speaker, denial of opportunities to opposition MPs and suspension of members। मतलब देखो कमाल की बात होगी ना कि आप लोग जो है कूद कूद के वेल में जाएं, हल्ला मचाएं, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को, लोकसभा की प्रोसीडिंग्स को चलने दाने। पिछले 10 दिन से नाटक चल रहा है कि लोकसभा जो है चल ही नहीं पा रही है, प्रेसिडेंट का मोशन ऑफ थैंक्स इतनी मुश्किल से हुआ है ना, और उसके बावजूद जो है आप बोलें कि सस्पेंड, तो सस्पेंड ना करें तो लोकसभा को कैसे चलाएंगे स्पीकर, राइट। तो आप इस पे क्या अपनी राय रखते हैं, डू लेट अस नो इन द फॉर्म ऑफ कमेंट, और कमेंट में मुझे ये भी बताइए कि इससे पहले क्या कभी किसी लोकसभा के स्पीकर को उनके ऑफिस से रिमूव किया गया है, क्या कभी जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन ऐसे ऑपोजिशन के द्वारा लाकर पास करवाया गया है आज से पहले पास्ट में, अगर हाँ तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, चलिए तो थैंक यू सो मच, आज की वीडियो में इतना ही। और रुद्रनॉमिक्स हमारे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, दैट गिव्स अस गुड मोटिवेशन। हम आपके रोज जो है द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस भी लेके आते हैं, और रेलेवेंट मुद्दे जो आपके यूपीएससी के सिलेबस से ओवरलैप करते हैं उस पर भी कंटेंट लेके आते हैं। चलिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।